जय हिंद, वंदे मातरम। हम बात कर रहे हैं कक्षा 6 का आज 7वां अध्याय जल संसाधन एवं संरक्षण। पृथ्वी पर जल का क्या महत्व है? जल के बिना जीवन संभव है क्या? तो हमारा आंसर रहता है नहीं। जल पृथ्वी पर जीवन संभव के लिए अति आवश्यक चीज है। तो जल हमारे को कहाँ से प्राप्त होता है वो भी चीजें हम पढ़ेंगे। नदी घाटी और जल संरक्षण के क्या क्या हमने प्रयास किए हैं वो भी हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी इस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाएगा। टॉपिक का नाम है हमारा जल संसाधन एवं संरक्षण। जल की उपलब्धता के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। यदि जल नहीं होगा तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। जल का उपयोग हम कहाँ करते हैं? पेयजल पीने में तो इसका उपयोग करते ही हैं। इसके अलावा जल और इसका उपयोग हम दैनिक जो घरेलू कार्य है उसमें भी जल का उपयोग करते हैं। सिंचाई में, उद्योग आदि कार्यों में जल का हम उपयोग करते आ रहे हैं। जल के समस्त जो स्रोत है वो जल संसाधन कहलाते हैं। जहां जहां से भी हमारे को जल उपलब्ध होता है उसको हम जल संसाधन कहते हैं। राजस्थान के मुख्य जो जल स्रोत है उसमें झीलें हो गई, नदियां हो गई और उन पर बने हुए नदियों पर बने हुए बांध हो गए, नहरें, तालाब, कुएं, नलकूप आदि है। तो हम इस अध्याय में राजस्थान के जो जल संसाधन और अपवा तंत्र है इसको विस्तार से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं अपवा तंत्र। अपवा तंत्र में जाने धरातलीय बनावट और भूगर्भिक संरचना के आधार पर किसी नदी जो नदी है और नदी की जो सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था को अपवा तंत्र या अपवा प्रणाली कहते हैं। तो बात कर रहे थे अपवा तंत्र या प्रवाह प्रणाली क्या होती है। तो कोई मुख्य नदी या उसकी जो सहायक नदियां जिस व्यवस्था से वो बहती है उसको हम अपवा प्रणाली या अपवा तंत्र कहते हैं, प्रवाह प्रणाली भी कहते हैं। जैसे चंबल नदी, तो चंबल प्रवाह क्षेत्र हो जाएगा। चंबल नदी और चंबल की जो सहायक नदियां हैं उसके साथ जो मिलने वाली नदियां हैं उनके द्वारा जिस क्षेत्र से बहती है, जिस व्यवस्था से बहती है उसको हम क्या कहते हैं? प्रवाह प्रणाली या अपवा तंत्र कहते हैं। सहायक नदियां क्या होती है? ऐसी छोटी नदियां जो आगे चल करके किसी बड़ी नदी में मिल जाती तो वो सहायक नदियां हैं। जैसे मानसी नदी जा रही है, मानसी अपने इसमें मिल जाती है, लूणी में, खारी में मिलती है, खारी फिर वापस बनास में मिलती है, फिर बनास चंबल में मिलती है। तो जो छोटी नदियां उससे जस्ट बड़ी नदी में जो मिलती है तो वो छोटी वाली नदी क्या रहती है? सहायक नदियां। दो अपवा क्षेत्रों के मध्य एक उच्च भूमि होती है जो ऊपर उठी हुई होती है, जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में विभक्त कर प्रवाहित करती है, उसे जल विभाजक रेखा कहते हैं, जैसे कि अरावली पर्वतमाला। हम राजस्थान का मैप देखते हैं तो राजस्थान के बीचों बीच अरावली पर्वतमाला है। इस अरावली पर्वतमाला राजस्थान में जल विभाजक का काम करती है। अरावली के पूर्व में जो नदियां हैं वो अपना जल किधर ले जाती है? बंगाल की खाड़ी की ओर ले जाती है, बंगाल की खाड़ी। और अरावली की जो पश्चिम की नदियां हैं वो अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती है। तो ये राजस्थान में जो जल विभाजक का काम करती है, तो राजस्थान में जल विभाजक का कार्य कौन सा भौतिक प्रदेश करता है? तो हम बताएंगे अरावली पर्वतमाला। राजस्थान में जल विभाजक का कार्य कौन सा भौतिक प्रदेश करता है? तो हम बताएंगे अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला के पूर्व की जो नदियां हैं वो अपना जल
बंगाल की खाड़ी की ओर ले जाती है, और अरावली पर्वतमाला के जो पश्चिम की नदियां हैं वो अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती है। तो ये जल विभाजक का कार्य करती है। फिर बात करते हैं राजस्थान का अपवा तंत्र। राजस्थान को अपवा तंत्र को हम 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे? तो सर 3 भाग होंगे। एक तो बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र, दूसरा अरब सागर का अपवा तंत्र, और तीसरा होगा आंतरिक प्रवाह। बंगाल की खाड़ी वह नदियां जो अपना जल दूसरी नदियों, अपनी बड़ी साइड नदियों के मार्फत बंगाल की खाड़ी की ओर ले जाती है, उसको हम बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां मानेंगे। जो नदी अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती है उसको अरब सागर का अपवा तंत्र बोलेंगे, और जो नदियां अपना जल किसी सागर महासागर तक नहीं जा पाती है, मरुस्थल में ही बहती बहती विलुप्त हो जाती है, उसको हम आंतरिक प्रवाह की नदियां मानेंगे। बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र में देखें तो अरावली पर्वतमाला का जो पूर्वी भाग है, हमने देखा था ये राजस्थान है, बीचों बीच अरावली पर्वतमाला है, तो इधर वाला जो पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग में बहने वाली बनास नदी हो गई, काली सिंध हो गई, पार्वती आदि नदियां चंबल में प्रवाहित होकर यमुना में मिल जाती है। मतलब चंबल नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? बनास हो गई, काली सिंध, पार्वती, ये तीनों किस में मिलेगी? चंबल में मिलेगी। फिर चंबल किस में मिलती है? यमुना में मिल जाती है। तथा यमुना नदी किस में मिलती है? गंगा नदी में। और अंत में गंगा नदी का जल कहाँ जाता है? तो बंगाल की खाड़ी में जाता है। अतः इन नदियों को बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र कहते हैं। तो बंगाल की खाड़ी अपवा तंत्र में कौन कौन सी नदी आ गई? चंबल हो गई सर, और चंबल की सहायक नदियां। चंबल की सहायक नदियों में बनास हो गई, काली सिंध हो गई, पार्वती हो गई। अरावली पर्वतमाला के से अरब सागर वाला का देखें तो अरावली पर्वतमाला से पश्चिम भाग में बहकर अपना जल अरब सागर में ले जाने वाली में कौन सी नदी हो गई? एक माही नदी है, लूनी नदी है, साबरमती नदी है, पश्चिम बनास। वो बनास तो बंगाल की खाड़ी में, एक पश्चिम बनास है जो उदयपुर से निकलती है, ये कहाँ जाती है? ये अरब सागर में। और इनकी जो सहायक नदियां हैं को अरब सागर का अपवा तंत्र कहते हैं। तो अरब सागर में जाने वाली नदियां कौन कौन सी हो जाएगी? माही है, लूनी है, साबरमती है, और पश्चिम बनास है सर। आंतरिक अपवा तंत्र की बात करें तो ऐसी नदी जो किसी समुद्र तक ना पहुंचकर स्थल भाग में ही विलुप्त हो जाती है, वो अपना जल जो किसी दूसरी नदी में नहीं ले जा पाती है, यानी बंगाली खाड़ी अरब सागर महासागर तक नहीं पहुंचती है, मरुस्थल में बहते बहते विलुप्त हो जाती है, या किसी झील में मिल जाए, उसे आंतरिक या भूमिगत अपवा तंत्र वाली नदियां कहते हैं। जिनमें आंतरिक अपवा तंत्र में कौन कौन सी नदियां हैं? एक घग्गर नदी हो गई जो आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। बाणगंगा नदी हो गई, पहले बाणगंगा नदी का पानी सीधा यमुना में मिलता था, ठीक है, फतेहगढ़ के पास, तो यमुना में जाकर मिलती थी, लेकिन अब इस धीरे धीरे ये भी उधर से विलुप्त होती आ रही है, आंतरिक प्रवाह में आ गई है। कांतली नदी हो गई जो सीकर से निकलती, खंडेला की पहाड़ियां, सेवर की पहाड़ियों से साबी नदी हो गई, रूपारेल नदी हो गई, मेंढा, ये नदियां आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। तो आंतरिक प्रवाह की नदियां कौन कौन सी हो जाएगी? घग्गर है, बाणगंगा, कांतली, साबी, रूपारेल और मेंढा। इनमें से प्रश्न पूछा जाता है, किस टाइप से पूछेगा? निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र में नहीं है या अरब सागर में नहीं गिरती है? कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है या आंतरिक प्रवाह की है? इस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब प्रमुख नदियों में बात करें, पहली नदी कौन सी आ रही है? चंबल नदी। चंबल नदी को पढ़े
तो चंबल नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वतमाला से, और विंध्याचल पर्वतमाला में भी जाना पाव की पहाड़ियां, जाना पाव की पहाड़ियां, जाना पाव की पहाड़ियों से चंबल नदी का उद्गम होता है। ओके, तो राज्य पूछ ले चंबल नदी कहां से निकलती है, तो मध्य प्रदेश राज्य से। कौन सी पहाड़ियां, तो विंध्याचल पर्वतमाला की जाना पाव पहाड़ियों से। यह राजस्थान की सबसे लंबी और एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी है। यह राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी, वैसे माई भी है, दो नदियां हैं, बट वो थोड़ी सी बहती है, लंबी है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी सर चंबल नदी है, और वर्ष भर बहने वाली नदी है, 12 मासी नदी है, 12 महीने इसमें पानी रहता है। ये राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में बेसरोडगढ़ से प्रवेश करती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है, तो चित्तौड़गढ़ जिले में बेसरोडगढ़ से। बेसरोडगढ़ के पास चूलिया, बेसरोडगढ़ के पास से प्रवेश कर रही है और चूलिया जलप्रपात भी बनाती है आगे 84 गढ़। बेसरोडगढ़ के पास भी और याद करें तो 84 गढ़ नामक स्थान से। फिर चित्तौड़ से कोटा में जाती है, कोटा से बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और उसके बाद धौलपुर जिलों में बहने के बाद राजस्थान के कितने जिलों में बहती है, चित्तौड़, कोटा, बूंदी, बूंदी के बाद में सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। इनमें बहने के बाद उत्तर प्रदेश में जाती है, और उत्तर प्रदेश में चंबल नदी किसमें मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में बनास हो गई और बेड़च से कोठारी, ये दोनों किसमें मिलेगी, ये बनास में मिलती है। काली सिंध, पार्वती आदि है। और राजस्थान का औद्योगिक नगर, राजस्थान का औद्योगिक नगर किसे कहते हैं, राजस्थान का औद्योगिक नगर कहते हैं सर कोटा। वो कोटा शहर किस नदी के किनारे है, तो कोटा शहर सर चंबल नदी के किनारे स्थित है। तो ये चंबल के बारे में देखा था। अगली नदी हम बात करेंगे, कौन सी नदी आएगी सर, बनास नदी। बनास, बनास की बात करें तो बनास नदी राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ियों से जन्म लेती है। तो राजस्थान में कौन सी पहाड़ियां, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला है, तो अरावली पर्वतमाला की जो खमनोर की पहाड़ियां हैं राजसमंद जिले में, यहां से बनास नदी का उद्गम होता है। फिर राजसमंद से बहने के बाद ये चित्तौड़गढ़ में आती है, चित्तौड़ से ये भीलवाड़ा में आती है, भीलवाड़ा से टोंक जिले में आती है, टोंक से फिर ये सवाई माधोपुर में जाती है, और सवाई माधोपुर में एक जगह पड़ती है रामेश्वर। तो रामेश्वर जगह पर ये चंबल नदी में मिल जाती है। तो चंबल नदी में बनास नदी कहां पर मिलती है, तो सवाई माधोपुर के रामेश्वर, चंबल, बनास, सीप, यहाँ एक त्रिवेणी संगम है जहां पर यह बनास में। ये एक मौसमी नदी है। मौसमी नदी का मतलब हो गया ये बरसात के दिनों में बहने वाली नदी है। चंबल कैसी थी, चंबल तो नित्यवाही 12 मासी नदी है, 12 महीना बहने वाली है, जबकि बनास मौसमी नदी है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली यह सबसे लंबी नदी है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली चंबल नदी, वैसे देखा सबसे लंबी नदी कौन सी थी, तो सबसे लंबी नदी चंबल थी। चंबल केवल राजस्थान में ही नहीं बह रही थी, अपने मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी, उत्तर प्रदेश में बह रही थी, काफी लंबी है। तो सबसे लंबी नदी चंबल है। लेकिन पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली ऐसी नदी जिसका उद्गम राजस्थान से हो रहा है और समापन भी राजस्थान से ही है, उनमें पूर्णतः शब्द लिखा हुआ आ जाए तो हम बताएंगे बनास नदी। जिसकी लंबाई कितनी है, राजस्थान में कितनी लंबी बहती है बनास नदी, तो
480 किलोमीटर। बनास की टोटल लंबाई कितनी है? 480 किलोमीटर। टोंक नगर बनास नदी के किनारे ही स्थित है। के जो टोंक शहर है वो किस नदी के किनारे है? बनास नदी के। बनास की प्रमुख जो सहायक नदियां हैं, मैनाल हो गई, कोठारी हो गई, बेड़च और खारी है। इधर हम देख रहे हैं बिसलपुर बांध। ये बिसलपुर बांध कौन से जिले में है? टोंक जिले में। सर किस नदी पर बना हुआ है? तो हम बताएंगे सर ये बनास नदी पर बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगली नदी कौन सी आ रही है हमारी? तो अगली नदी है सर लूनी नदी। लूनी लूनी नदी कहां से निकलती है? तो लूनी नदी अजमेर जिले में गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती और सागरमती नामक दो धाराओं के मिलने से इस नदी का उद्गम होता है। ठीक है, यानी गोविंदगढ़ के पास एक नागपाड़ है, नागपाड़ से ये दो धाराएं निकलती है, एक सरस्वती और एक सागरमती। सरस्वती और सागरमती। प्रश्न आ जाए कि सरस्वती और सागरमती संयुक्त धाराओं के मिलने के बाद किस नदी का उद्गम होता है? तो हम बताएंगे लूनी नदी। ये अजमेर में बहती, अजमेर के बाद ब्यावर में जाती है, ब्यावर से नागौर, नागौर से पाली, पाली से फिर ये जोधपुर, जोधपुर से बालोतरा, फिर बाड़मेर और जालोर। कितने जिले हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जिले हो गए। जिलों में बहने के बाद ये नदी कच्छ की खाड़ी में मिल जाती है। यानी अरब सागर के दो भाग है, अरब सागर के दो पार्ट है, एक खंबात की खाड़ी है और खंबात की खाड़ी, और दूसरा कौन सा होगा? कच्छ का रण। कच्छ का रण तो ये कहाँ मिलती है? तो सर कच्छ का रण में मिल जाती है। बालोतरा तक इसका पानी मीठा रहता है, जल मीठा रहता है, और बालोतरा के बाद इसका पानी, लूनी का पानी खारा हो जाता है। तो लूनी नदी में जल कहां तक मीठा रहता है? तो लूनी नदी बालोतरा तक इसका पानी मीठा रहता है, बाद में इसका पानी खारा हो जाता है। और लूनी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो लूनी की सहायक नदियां सर एक जोजड़ी है, एक बांडी है, जवाई, मीठड़ी, खारी और सूकड़ी, सागी, गुहिया, ये लूनी की सहायक नदियां है। जोजड़ी नदी में ध्यान रखेंगे ये लूनी के दाएं से मिलने वाली एकमात्र नदी है। बाकी सारी जो नदियां हैं बांडी, जवाई, मीठड़ी, खारी, सूकड़ी, ये सारी लूनी के बाएं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। तो लूनी में क्या क्या याद रखेंगे? अजमेर के गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती और सागरमती धाराओं के मिलने के बाद इसका उद्गम होता है। कितने जिलों में बैठती है? 8। अजमेर, ब्यावर, नागौर, पाली, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, जालोर। इस प्रकार से 8 जिलों में बहने के बाद ये कच्छ के रण में मिलती है। बालोतरा तक इसका पानी मीठा रहता है, बाद में खारा हो जाता है। सहायक नदियों में जोजड़ी हो गया, जवई, मीठड़ी, बांडी, सूकड़ी, सागी, गुहिया। अगली नदी है माही नदी। नेक्स्ट है माही नदी। माही नदी ये मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वतमाला पर्वत इस नदी का उद्गम स्थल है। तो मध्य प्रदेश से निकल रही है विंध्याचल पर्वतमाला से माही नदी। और माही नदी राजस्थान में बांसवाड़ा जिले से प्रवेश करती है। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले में बहने के बाद ये डूंगरपुर में जाती है, फिर इधर से वो गुजरात में जाती है, गुजरात में वो खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। मतलब ये अरब सागर में गिरने वाली है, अरब सागर में मिलती है। और जो माही की सहायक नदियां हैं, माही की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी है? सोम एवं जाखम। सोम, जाखम जो सहायक नदियां हैं त्रिवेणी संगम भी बनाती है, सोम, माही,
जाकम डूंगरपुर में बेणेश्वर त्रिवेणी संगम देखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अगली नदी कौन सी है? बाणगंगा। बाणगंगा, बाणगंगा नदी का उद्गम जयपुर संभाग के अंतर्गत है। जयपुर संभाग में एक नया जिला बना है, कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड जिले में अरावली की बेराट की पहाड़ियों से बाणगंगा नदी का उद्गम होता है। तो बाणगंगा नदी का उद्गम जिला पूछ ले तो कोटपुतली बहरोड, पहाड़ी पूछे तो बेराट की पहाड़ियों से। और इस नदी का पानी भरतपुर में जो एक पक्षी अभ्यारण्य है, कौन सा? केवलादेव घना पक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान, जो हमारा रामसर साइट है, नम भूमि है। इस नम भूमि का निर्माण करता है ये बाणगंगा नदी। और इस बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा कहते हैं। अर्जुन की गंगा, अर्जुन की गंगा किसे कहा जाता है? बाणगंगा नदी को कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि अर्जुन ने अपनी माता कुंती को पानी पिलाने के लिए बाण चलाया था, जिससे गंगा निकली थी, उसका नाम क्या पड़ गया? बाणगंगा। तो ये बाणगंगा नदी के बारे में हमने देखा है। अगली नदी आ रही है, नेक्स्ट नदी है हमारी घग्गर नदी। घग्गर नदी ये आंतरिक प्रवाह की नदी है, अंतः प्रवाह नदी है, और इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश में हिमालय पर्वतमाला है। हिमाचल प्रदेश में हिमालय पर्वतमाला की शिवालिक श्रेणी, शिवालिक पहाड़ियों से होता है। और ये उत्तरी राजस्थान में ये नदी हनुमानगढ़ जिले से प्रवेश करती है, फिर श्री गंगानगर में ये भूमिगत हो जाती है। गंगानगर तक आते आते ये विलुप्त हो जाती है। और ये जो घग्गर नदी है, इस नदी को प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष भी माना जाता है, अथवा सहायक नदी रही होगी है। ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में पहले सरस्वती नदी बहती थी, सरस्वती नदी विलुप्त हो गई है, तो सरस्वती के स्थान पर बहने वाली है या फिर ये सरस्वती की सहायक नदी रही है घग्गर नदी। तो हिमालय की पहाड़ियों से उद्गम होकर के राजस्थान में आने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? तो हम बताएंगे सर, घग्गर नदी है। यस, ये ऊंचा और अपवा क्षेत्र देख लेते हैं हम। ये राजस्थान है हमारा, और जो पीला कलर में आपको दिख रहा है, ये 600 मीटर से भी अधिक ऊंचा है। और जहाँ व्हाइट वगैरह दे रखे हैं, वहाँ झीलें हैं, नदियां हैं। ये वाला क्षेत्र थोड़ा कम ऊंचा है, 150 के आसपास। जो हरा कलर वाला दिख रहा है 300 के आसपास है, और ये वाला ज्यादा ऊंचा है। चलिए फिर देखते हैं प्रमुख नदी घाटियां। नदी घाटियां, राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं। नदियों पर बांध बनाने से, नदियों पर जो बांध बनाते हैं उससे हमारे को कौन कौन उससे उद्देश्य से बांध बनाते हैं? तो एक तो जल विद्युत उत्पादन हो जाता है, जल से विद्युत उत्पादन करते हैं, पानी को सिंचाई का उपयोग करते हैं, पेयजल में हम उसका पानी का यूज करते हैं, वृक्षारोपण में, और भूमिगत जल स्तर में वृद्धि करने के लिए बांध बनाते हैं। बाढ़ आ जाता तो बाढ़ को नियंत्रण भी बांध के द्वारा होता है, मिट्टी का कटाव, मृदा अपरदन भी रुकता है इससे, और पर्यटन आदि प्रकार के उद्देश्य इससे पूरे होते हैं। नदी घाटी परियोजनाओं से, बांध बनाने से कौन कौन से उद्देश्य पूरे होते हैं? सर, विद्युत उत्पादन हो जाता है, और बांध के पानी से सिंचाई उपलब्ध होती है, पेयजल उपलब्ध होता है, उसके अलावा वृक्षारोपण हो जाता है, भूमिगत जल स्तर बढ़ता है, और
बाढ़ भी कंट्रोल होता है, इससे मृदा अपरदन जो मिट्टी का कटाव होता है वो बांध से रुकता है, और इसके अलावा पर्यटक भी फिर उसको देखने के लिए आते हैं। इन्हीं कारणों से इन्हें बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है। केवल एक उद्देश्य नहीं है, बहुत सारे उद्देश्य है। भारत के जो अपने पहले प्रधानमंत्री हुए कौन, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं को, इन नदी घाटी परियोजनाओं के महत्व को देखते हुए आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर किसे कहा है, तो बताएंगे नदी घाटी परियोजनाओं को, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को। राजस्थान में चंबल परियोजना हो गई है, माही बजाज सागर परियोजना हो गई, बिशलपुर परियोजना हो गई, सरदार सरोवर परियोजना हो गई। इन प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं हैं। तो इनको देखते हैं अब। तो पहला कौन सा हो जाएगा हमारा, चंबल परियोजना। चंबल जो परियोजना है ये राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों की जॉइंट प्रोजेक्ट है, संयुक्त परियोजना। चंबल नदी घाटी परियोजना कौन से दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो सर ये राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत 4 बांध बनाए हुए। चंबल नदी पर कुल कितने बांध बनाए, 4 बांध बने हुए। इनमें से गांधी सागर बांध तो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है, और फिर बाद में राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रताप सागर बांध है। राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ जिले में। फिर उसके आगे कोटा जिले में जवाहर सागर बांध है, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज। तो 4 बांध हो गए। पहला बांध कौन सा होगा, पहला बांध होगा सर गांधी सागर बांध है। दूसरा चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रताप सागर बांध हो गया। तीसरा राणा प्रताप सागर बांध, कोटा में जवाहर सागर और कोटा बैराज। इस परियोजना से दोनों राज्यों को जल विद्युत भी मिलती है और सिंचाई सुविधाएं भी मिलती है। तो ये चंबल नदी घाटी परियोजना देखी है। चंबल नदी घाटी परियोजना में हमने जाना है कि चंबल नदी घाटी परियोजना 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, राजस्थान और मध्य प्रदेश। इसके तहत 4 बांध बनाए हुए हैं। एक गांधी सागर बांध जो मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले में है, फिर दूसरा राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ जिले में, फिर कोटा में कोटा बैराज और जवाहर सागर है। पहले जवाहर सागर फिर बाद में कोटा बैराज। नेक्स्ट देखिए, ये राणा प्रताप सागर बांध है, इधर माही बजाज सागर बांध है जो आगे अपन पढ़ रहे हैं। माही बजाज सागर परियोजना। माही बजाज सागर परियोजना बांसवाड़ा में माही नदी पर यह परियोजना स्थित है। ओके, माही बजाज सागर परियोजना माही नदी पर चलाई जा रही है, और ये राजस्थान और गुजरात राज्य की परियोजना। माही बजाज सागर परियोजना कौन से 2 राज्य हो गए, अब राजस्थान और गुजरात है। इन दोनों राज्यों में सिंचाई हो गया, जल विद्युत और पेयजल सुविधा उपलब्ध होती है। बिशलपुर परियोजना देखे तो राजस्थान के टोंक जिले में टोडा राय सिंह नगर के पास में बिशलपुर गांव में बनास नदी पर यह चलाई जा रही है। बिशलपुर परियोजना जो सिंचाई और पेयजल के उद्देश्य से इसका परियोजना का निर्माण किया गया। बिशलपुर बांध से सिंचाई भी होती है और पेयजल भी उपलब्ध होता है। राजस्थान के जो बड़े बड़े शहर हैं उनको पेयजल आपूर्ति बिशलपुर बांध से ही होती है। कौन कौन से शहर को हो रही है, तो बिशलपुर परियोजना से राजस्थान का जयपुर जिला हो गया, अजमेर जिला हो गया, और ब्यावर, टोंक, डीडवाना, कुचामन सहित कई अन्य क्षेत्रों को पेयजल आपूर्ति इस बिशलपुर बांध परियोजना से की जा रही है। नेक्स्ट देखिए, सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर है। ये सरदार सरोवर परियोजना 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। 4 राज्य कौन कौन से, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान।
सरदार सरोवर बांध परियोजना कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो सर 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, जिसमें गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर एक बांध बनाया गया सरदार सरोवर, और इस परियोजना से राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में नहर द्वारा नर्मदा नहर निकाली गई, जो नर्मदा नहर बाड़मेर और जालोर जिले में सिंचाई और पेयजल उपलब्ध करवाती है। ठीक है, और ध्यान रखना ये राजस्थान की पहली ऐसी परियोजना है जिससे सिंचाई सिर्फ ड्रिप सिस्टम से, बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली से या फव्वारा पद्धति से ही की जा सकती है। तो कौन कौन सी परियोजना आगे और परियोजना है क्या? तो आगे है, ठीक है, तो अभी हमने देखा है एक माही, पहले चंबल देखा था, राजस्थान में चंबल परियोजना, माई बजाज, बिसलपुर, सरदार, और इसके अतिरिक्त पाली जिले में जवई नदी पर जवई बांध बना हुआ, जवई परियोजना चलाई जा रही है, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर सोम कमला अंबा परियोजना, ये भी इंपॉर्टेंट है। सोम कमला अंबा परियोजना कौन से जिले में? डूंगरपुर जिले में। किस नदी पर? सोम नदी पर। उदयपुर जिले में मानसी वाकल, और प्रतापगढ़ जिले में जाखम नदी के ऊपर जाखम परियोजना। तो ये परियोजनाएं भी इंपॉर्टेंट है। प्रतापगढ़ जिले में जाखम नदी पर जाखम हो गई, तो कौन कौन सी देख ली अपने? पाली में जवई परियोजना हो गई, जवई बांध है। डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर सोम कमलांबा हो गया। उदयपुर में मानसी वाकल हो गया। प्रतापगढ़ जिले में जाखम नदी पर जाखम बांध हो गया। जल संरक्षण के आधुनिक तरीकों में जो बांध बनाया वो प्रमुख है। और फिर बात करते हैं नदी पर बने बांधों में होने वाले लाभ सूची बताइए। बांध से क्या क्या लाभ है बता सकते हैं? पेयजल उपलब्ध होता है, सिंचाई उपलब्ध हो जाती है, ठीक है, और वृक्षारोपण हो जाता है। ये सारी चीजें आप बता सकते हैं। अब राजस्थान में प्रमुख झीलें एवं जल संचयन, झीलें क्यों बनाई गई, इसके पीछे क्या कारण है, और राजस्थान में कौन कौन सी झीलें हैं? राजस्थान के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में पारंपरिक जल स्रोत है। पारंपरिक जल स्रोत जिसमें कुएं हो गए, बावड़ियां हो गई, जहां से हमारे को जल प्राप्त होते हैं, जोहड़ हो गए, कच्चे कुएं होते हैं ना, कच्चे कुएं को जोहड़ कहते हैं, टाके हो गए, जो बरसात का पानी को एक जगह पे एकत्रित किया जाता है, जो हौद टाइप होता है जिसको टाके बोलते हैं, खड़ीन हो गया, पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा जो बारिश के पानी होते हैं उसको रोक के जो दलदल भूमि बनाई जाती है वो खड़ीन है, आदि पाए जाते हैं। उस समय के तत्कालीन राजा महाराजाओं ने जल संचयन और जल संरक्षण, जल का इकट्ठा करने और बचाने के कई उपाय किए हैं, जिनके उदाहरण वर्तमान में भी कई जिलों में आप देख सकते हैं। जैसे उदयपुर में हम देखें 14वीं से लेकर के 19वीं सदी तक जल संरक्षण हेतु अनेक कार्यों द्वारा ऐतिहासिक जल प्रबंधन प्रणाली का विकास किया गया, जहां के महाराणाओं ने पिछोला झील बनाई है। उदयपुर के अंदर पिछोला झील है ना, लाखा के टाइम पे बनी थी। हम पढ़ते हैं महाराणा उदय सिंह ने उदय सागर झील बनाई है, फतेह सागर झील फतेह सिंह जी, गोवर्धन सागर झील हो गई, रंग सागर झील हो गई, स्वरूप सागर झील हो गई, आदि झीलों का समय समय पर निर्माण करवाया एवं नहरें बना करके इन सबको आपस में जोड़ी भी सही है, ताकि वर्षा ऋतु में जब एक झील भर जाए तो एक के बाद वो पानी दूसरी झील में ट्रांसफर हो जाए, स्थानांतरित हो जाए। इन सभी झीलों के कारण ही तो उदयपुर को क्या कहते हैं? झीलों की नगरी, लेक सिटी। झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो झीलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं। जयसमंद झील, जयसमंद झील का निर्माण मेवाड़ के महाराणा जय सिंह जी ने
1687 से 1691 तक गोमती नदी पर करवाया था। यह विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील मानी जाती है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम जो झील है, मानव निर्मित जो झील है, वो कौन सी है? जयसमंद झील है। ओके, जो कि अभी कहाँ है? पहले उदयपुर में थी, सब सलूम्बर जिले में है। अजमेर में पुष्कर एवं धार्मिक महत्व की एक प्राकृतिक झील है। जो पुष्कर झील है, जो धार्मिक महत्व वाली प्राकृतिक झील है। आना सागर भी अजमेर की एक प्रसिद्ध झील है। अजमेर में है आना सागर झील। सिरोही के अंदर माउंट आबू में स्थित नक्की झील राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित एक प्राकृतिक झील है। सबसे ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील है, नक्की झील है। राजसमंद जिले के अंदर राजसमंद झील भी प्रसिद्ध है। और इस राजसमंद झील का उत्तरी भाग नौ चौकी पाल भी कहा जाता है। कौन सी झील का उत्तरी भाग नौ चौकी पाल कहलाता है? तो बताएंगे, राजसमंद झील का उत्तरी भाग नौ चौकी पाल कहलाता है। तो कौन कौन सी झीलें देखी है वो, इसके अलावा जयसमंद झील देख लिए अपन ने, सलूम्बर में है, जो सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है। पुष्कर अजमेर में हो गई, आना सागर भी हो गई, माउंट आबू में नक्की झील हो गई, और राजसमंद का उत्तरी भाग नौ चौकी पाल है। फिर इसके अतिरिक्त जोधपुर के अंदर हम देखें तो बालसमंद झील है। जोधपुर में कायलाना झील है, उमेद सागर बांध है। ये जोधपुर के हो गए, बालसमंद, कायलाना और उमेद सागर। जैसलमेर में गडीसर झील, गढ़सीसर या गडीसर, ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में पूछा हुआ है। गडीसर झील कहाँ है? तो जैसलमेर में। डूंगरपुर में गेप सागर झील है। बीकानेर के अंदर कोलायत झील है। अलवर में सिलीसेंड आदि कई अन्य झीलें भी राज्य में महत्वपूर्ण जल संसाधन हैं। तो ये जिले, इन जिलों में से भी प्रश्न पूछा जाता है, कौन सी झील कहाँ स्थित है। राज्य में मीठे पानी की झीलों के अतिरिक्त जयपुर, अजमेर, डीडवाना, कुचामन के मध्य एक सांबर झील है। सांबर झील कौन कौन से जिलों के बीच में है? तो हम बताएंगे, ये जयपुर, अजमेर और डीडवाना, कुचामन। बालोतरा के अंदर, बालोतरा में पंचपदरा झील होगी, ये खारे पानी की झीलें चल रही है। खारे पानी की झील सांबर झील हो गई, और एक पंचपदरा बालोतरा हो गई, और डीडवाना झील डीडवाना कुचामन में हो गई। लोणकरणसर झील खारे पानी की, ये भी बीकानेर में है। पोखरण झील खारे पानी की जैसलमेर में है। और फलोदी फलोदी आदि खारे पानी की झीलें हैं। तो खारे पानी की झीलें में कौन कौन सी देख ली हमने? सांबर झील जयपुर में, जयपुर, अजमेर और डीडवाना कुचामन तक पानी फैला हुआ है। पंचभद्रा झील जो बालोतरा में खारे पानी की है, डीडवाना कुचामन में, लोणकरणसर झील बीकानेर में है, पोखरण जैसलमेर में खारे पानी की, और फलोदी झील फलोदी में। ठीक है, तो ये मीठे पानी की और खारे पानी की हमने झीलें देख ली है। नेक्स्ट बात करते हैं, मैप के अंदर देख लेते हैं एक बार मोटे तौर पर, एक साथ ही देख लेते हैं कौन कौन से जिले में कौन सी झील है। चलिए जी, ये हमारा राजस्थान है, दिख रहा होगा आपको अच्छे से। यस, बीकानेर में इतना छोटा सा दिखेगा ही नहीं, तो फिर बड़ा ही कर देते फिर इसको। हाँ, बीकानेर में लोणकरणसर झील है, एक लोणकरणसर है और एक कोलायत है। लोणकरणसर तो खारे पानी की झील है, कोलायत मीठे पानी की झील है। फिर इसके अलावा जैसलमेर में गडीसर झील है, फलोदी में हो गया, जोधपुर में कायलाना होगी, बालोतरा में पंचपदरा, सिरोही में नक्की, उदयपुर में पिछोला, फतेह सागर, उदय सागर, सलूम्बर में जयसमंद होगी, डूंगरपुर में गेप सागर है, अजमेर में आना सागर, पुष्कर या डीडवाना, यहाँ पे सांबर है जो अजमेर, जयपुर और डीडवाना कुचामन इसके अंदर हो गई। अलवर में सिलीसेड झील हो गई। ठीक है, ये जिले हमने जिस बुक में दे रखी है, जो देख ली है।
फिर जल संरक्षण। जल संरक्षण, घी डुले तो मारो कुछ न गियो, पानी डुले तो मारो सब कुछ गियो। यहाँ राजस्थान में कहावत चलती है, यहाँ पर घी गिर जाता है, घी डुल जाता है तो कोई चिंता नहीं होती है, इतनी चिंता नहीं है, लेकिन पानी जो वेस्ट हो जाता है तो पानी वेस्ट यहाँ नहीं होने देते हैं, बहुत चिंता होती पानी वेस्ट होने पर। ऐसा हमारा राजस्थान है। जल संरक्षण हमारा प्रथम दायित्व है। जल संरक्षण के लिए प्रत्येक नागरिक को प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि हमें जलाशयों में घरेलू और औद्योगिक जो अपशिष्ट है वो नहीं डालना चाहिए, और पेयजल स्रोतों के निकट स्नान भी नहीं करना चाहिए। जहां से हम पानी वगैरह पीते रहते हैं वहां पर पनघट वगैरह हो गया, जहां से हमारे पीने का पानी आता है, वहां स्नान नहीं करना चाहिए। इसके साथ जल संचयन हो गया, जनसंख्या नियंत्रण, सिंचाई की उन्नत विधियों के प्रयोग, वृक्षारोपण में वृद्धि, भूमिगत जल का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग होना चाहिए, और जल का पुनः उपयोग आदि प्रयत्नों से जल का संरक्षण किया जाना अति आवश्यक है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जल को नहरों के द्वारा, जहां कम वर्षा होती है उस क्षेत्रों में पहुंचा करके वहां के जनजीवन और उद्योग के लिए अनुकूल परिस्थितियां सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके साथ ही वर्तमान में जल संरक्षण के लिए बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली, जानते हैं ना, जहाँ ड्रिप सिस्टम लगता है वहां बूंद बूंद पानी गिरता रहता है सीधा पौधों के जड़ों में, बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली हो गई, फव्वारा सिंचाई हो गई, नदियों पर एनीकट बना करके रूफटॉप जल संचयन एवं वाटर हार्वेस्टिंग आदि तकनीक प्रचलित है। रूफटॉप जल संचय विधि में क्या करते हैं, इस रूफटॉप के अंदर जल संचय विधि में घर के जो छत पर गिरे वर्षा बारिश होती है तो बारिश में जो छत का जो पानी गिरता है उस जल को क्या करते हैं, घर के नीचे बने कुआं या टैंक होता है उस टैंक में एकत्रित किया जाता है। ओके, रूफटॉप के अंदर जो बारिश के दिनों में बारिश होती है तो जो छत का पानी होता है उसको या अपने घर के आंगन में या घर के नीचे खड्डा खोद करके उसमें डाला जाता है, टैंक में या कुएं में डाला जाता है। वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक द्वारा वर्षा के जो व्यर्थ बहने वाला जल है उसको भूमिगत किया जाता है, जमीन के अंदर। ऐसे इसमें तो क्या टैंक बना हुआ रहता है रूफटॉप में, उस टैंक में पानी भरा हुआ रहता है, उसको हम वापस यूज ले लेते हैं, हमारे नाले में पीने में काम लेते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक में क्या होता है, उस पानी को जमीन के अंदर जिस खुला होता है खड्डा खोद देते, फिर पानी जमीन के अंदर जाता रहता है जिससे भूमिगत जल स्तर बढ़ता है। पश्चिमी राजस्थान में प्राचीन समय से ही यहाँ के निवासी टाका बनाते हैं। टाका जो क्या करते हैं, जहाँ पानी बह करके जा रहा होता है वहां पर एक खड्डा खोद करके रख देते हैं, फिर वो पानी वहां भर जाता है, फिर उस पानी को पशु वगैरह बकरियां ऊंट वगैरह होते हैं उनको पिलाने में काम लेते हैं। खड़ीन हो गया, जोहड़े जो कच्चे कुएं उनको जोहड़े कहते हैं, आदि निर्माण कर वर्षा जल का संग्रहण और संरक्षण करते हैं। इन तकनीक को बृहद स्तर पर अपनाने की आवश्यकता है ताकि बारिश के दिनों में जो पानी आता है उसको हम पीने योग्य पीने के काम में और भूमिगत जल स्तर बढ़ाने में कर सकते हैं। चलो मुख्य शब्दावली देख लेते हैं। भूगर्भिक, भूमि के अंदर, भूगर्भिक का मतलब क्या होता है, भूमि के अंदर। अफवाह, नदी जल का बहना, जिस क्षेत्र में बहती है वो अफवाह क्षेत्र हो जाता है। टाका क्या है, पश्चिम राजस्थान में जल संरक्षण है तो घर में बनाए हुए कुएं नुमा जो संरचना होती है, घर के आंगन में क्या करते हैं, एक इस टाइप का कुआं टाइप खड्डा खोद के रख देते हैं ताकि पानी आकर के उसमें भर जाए, फिर बाद में जब चाहिए तो वापस ले लेते हैं। टाका हो गया। खड़ीन, पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना है। जोहड़, वर्षा जल को रोककर भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने के लिए जल संरचना है, जो कच्चे कुएं होते हैं उनको जोड़ कहते हैं।
संरक्षण सुरक्षित रखना या पानी का रख रखाव करना। नेक्स्ट बात करते हैं, सही उत्तर का चयन करना है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, देख लेते हैं। आपके कंपटीशन एग्जाम में भी सीधा सीधा यहां से प्रश्न आ सकता है। बनास नदी किसकी सहायक नदी है? तो बनास नदी सर चंबल की सहायक नदी है। माई बजाज सागर परियोजना कहाँ विकसित की गई है? तो बांसवाड़ा जिले में। और नेक्स्ट प्रश्न है, बनास नदी राजसमंद जिले में कौन सी पहाड़ियों से निकलती है? तो सर खमनोर की पहाड़ियां, खमनोर की पहाड़ियां। जयसमंद झील का निर्माण मेवाड़ के महाराणा जय सिंह ने कौन सी नदी पर? गोमती नदी पर करवाया सर। चंबल की प्रमुख सहायक नदियां बता सकते हैं, बनास है, काली सिंध है, पार्वती है। राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी के नाम बताओ, बता देना कौन कौन सी। चंबल हो गई, माही हो गई, सरदार सरोवर बांध परियोजना बिशलपुर है, चंबल परियोजना और परंपरागत जल संरक्षण विधियों को। ठीक है, तो ये हमने आज की क्लास में जाना था राजस्थान में जल संरक्षण, राजस्थान में जल संसाधन और उसका संरक्षण। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।